बताना है, मैं नाम बोलूंगा उसमें मेंबर कितना चाहिए, किस मेंबर को उसको बनाना आपको बताना है। पिट सेफ्टी कमेटी, चलो पिट सेफ्टी कमेटी सिर्फ मेंबर की संख्या, पिट सेफ्टी कमेटी कितना मेंबर पे पिट सेफ्टी कमेटी बनाना है, कितना मेंबर पे पिट सेफ्टी कमेटी बनाना, मोर देन 100% पे पिट सेफ्टी कमेटी का गठन होता है। वर्कमैन इंस्पेक्टर, वर्कमैन इंस्पेक्टर बाबू, वर्कमैन इंस्पेक्टर WI, वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना परसेंट पे, 500 और मोर, 500 और मोर परसेंट पे क्या करते हैं हम लोग, वर्कमैन इंस्पेक्टर, 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर का व्यवस्था करते हैं। ओपन कास्ट में वर्कमैन इंस्पेक्टर, ओपन कास्ट मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट वर्कमैन इंस्पेक्टर कितना आदमी, 100 आदमी, मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट में 100 आदमी, पर हम लोग क्या करते हैं वर्कमैन इंस्पेक्टर 3 चाहिए होता है। नेक्स्ट रेस्ट शेल्टर, रेस्ट शेल्टर कितना व्यक्ति, रेस्ट शेल्टर के लिए कितना व्यक्ति चाहिए, रेस्ट शेल्टर, रेस्ट शेल्टर के लिए कितना व्यक्ति चाहिए, तो ये 50 और मोर देन 50% होने पर रेस्ट शेल्टर की व्यवस्था करना होता है। और अगर 50 और मोर पर्सन हो तो हम लोग रेस्ट शेल्टर कहां पर बनाएंगे, माइंस के एंट्रेंस में बनाएंगे। सुनिए ना, सुनिए एक मिनट, ठीक है। 25 और मोर होने पे हम लोग कहां बनाएंगे, माइंस का एंट्रेंस में बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, जो हम लोगों का ये होता है रेस्ट शेल्टर हो गया, कैंटीन हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ड्रिंकिंग वाटर, कूल ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना है, कूल ड्रिंकिंग वाटर देना बाबू, ड्रिंकिंग वाटर ठंडा व्यवस्था करना है, कितना 100 और मोर परसेंट पे ड्रिंकिंग वाटर क्या होगा, ठंडा ड्रिंकिंग वाटर का व्यवस्था करना होता है, ठंडा पानी का व्यवस्था करना होता है। फास्टेड रूम, फास्टेड रूम, फास्टेड रूम, फास्टेड रूम कितना परसेंट पे, फास्टेड रूम कितना आदमी पे है, क्या है फास्टेड रूम कितना आदमी पे है, मोर देन 150 आदमी हो तो फास्टेड रूम का व्यवस्था करना पड़ेगा एट सरफेस, एट कन्वीनियंट प्लेस ऑफ द सरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे, ठीक है, सरफेस के ऊपर, सरफेस के ऊपर फास्टेड स्टेशन कितना व्यक्ति पे, सरफेस के ऊपर फास्टेड स्टेशन कितना व्यक्ति पे, कितना व्यक्ति हो जाएगा 50, 50 व्यक्ति, मोर देन 50 होगा इसमें, मोर देन 50% पे देंगे। और अगर मेरा ओपन कास्ट माइंस में अगर फास्टेड स्टेशन बना ना है तो कितना व्यक्ति पे होगा 50, और 5 व्यक्ति पे हम लोग फास्टेड स्टेशन का व्यवस्था करते हैं। तो मोटा मोटी ये कुछ चीजें थी जिसमें आदमी का रिक्वायरमेंट के बारे में बोला गया था, इस बेसिस पे याद में होना चाहिए, ठीक है। एक जगह है, एक बात याद रखना बाबू, इस चीज को आप याद नहीं करोगे, सिर्फ डेटा बेसिस पे, इसको लिखोगे भी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। हम लोगों का जो क्लास चल रहा है, क्लासेस का एंड तक जब हम लोग पहुंचेंगे तो इस पे मैं अच्छे से करके, किसमें 1 डे पे, किसमें ऑर्डिनरी एम्प्लॉय पे, किसमें किस पे चाहिए, उसको मैं अच्छे से लिखवा दूंगा। सो डोंट वरी, क्लासेस के एंड में इस पे कराया जाएगा, ठीक है। तो इशू नहीं, इस पे मतलब सोचना नहीं कि सर क्या हो गया नहीं हो गया, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय कहां पर है, क्या है, नहीं है, डाउट है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग करेंगे इसको लास्ट क्लास में। मेरा जो अनुमान लग रहा है, जैसे पिछले बार हम लोगों ने 10 दिन में पूरा सिलेबस को खत्म कर दिया था माइंस रूल का, इस बार लग रहा है हो सकता है शायद इस सप्ताह लग जाए, मतलब 14 दिन का समय लग जाए, कोई इशू नहीं है। 13-14 दिन लगता है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। इससे क्या होगा, एग्जाम और बेहतर तरीके से हम लोग सीख पाएंगे, क्योंकि टॉपिक भी इस बार थोड़ा सा ज्यादा है, EL CL वगैरह कमेटी वगैरह के ऊपर टॉपिक थोड़ा ज्यादा है, तो हम लोग इस बार थोड़ा डिटेल्स में कर रहे हैं, तो हो सकता है 2 क्लास या 3 क्लास ज्यादा लगे पिछले बार की तुलना में। फिर भी 14 दिन में पूरा माइंस रूल खत्म हो जाना, एक बुक खत्म कर देना, वो भी याद करके, अच्छा समझ करके, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। मेरा टारगेट रहेगा कि 12 दिन के अंदर खत्म किया जाए, 12 दिन के अंदर, पर देखो कहां तक हम लोग सक्सेस हो पाते हैं। हाँ, लेकिन संडे तक तो पूरे अच्छे से खत्म हो जाएगा, चाहे जो भी हो, बेहतर तरीके से हम लोग खत्म कर लेंगे। तो आज का टॉपिक सेशन किस चीज के ऊपर है हम लोगों का, तो आज का टॉपिक सेशन हम लोग करेंगे, हम लोग जो हम लोग पढ़ रहे थे उसी सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग का जो सेशन और टॉपिक किसके ऊपर करेंगे, मैं टाइम देख लेता हूं। तो आज का टॉपिक और सेशन हम लोग करेंगे, जो कुछ कुछ बचा हुआ पार्ट है हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं देख लेता हूं कि सबसे बेहतर पढ़ाना क्या बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमको लगता है एक आपको दिया हुआ कुछ व्यवस्था दिया हुआ है, और उसके बारे में और इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज का टॉपिक हमको लगता है वेलफेयर ऑफिसर के बारे में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि वर्कमैन इंस्पेक्टर आप थोड़ा दिन पहले पढ़े हो, और एक वेलफेयर ऑफिसर उससे रिलेटेड टर्म है। तो नाउ वी स्टार्ट आवर टॉपिक वेलफेयर ऑफिसर, ओके। तो वेलफेयर ऑफिसर से रिलेटेड अपना टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। चलो, तो टॉपिक क्या है, वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। वेलफेयर ऑफिसर और उसकी बात करेंगे। हाँ, तो वेलफेयर ऑफिसर पढ़ रहे हैं, वेलफेयर ऑफिसर रह गया है, लेटरिन वॉशरूम के बारे में रह गया है, इसके बाद तुम लोग का रह गया है छुट्टी के बारे में रह गया है, जैसे EL वगैरह जो होता है उसका कैलकुलेशन वगैरह रह गया है।
हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा हो पाए आज के क्लास में हम लोग कवर अप करेंगे। समय बिना बर्बाद करते हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करते, ठीक है। हेडिंग दे दो वेलफेयर ऑफिसर, वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है, वेलफेयर ऑफिसर क्या होता नहीं होता इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। लिख लो बाबू, हेडिंग लिख लो। तो सबसे पहले बात होता है कि खदान में इतना सारा ऑफिसर का जरूरत पड़ रहा था, फिर वेलफेयर ऑफिसर क्यों? देखो जितना भी ऑफिसर तुम इससे पहले नाम सुने होगे, पढ़े होगे, ठीक है, जैसे वर्कमैन इंस्पेक्टर आपका हो गया, जैसे मान लो सेफ्टी ऑफिसर, वेंटिलेशन ऑफिसर, इनका काम क्या है? इनका काम है रूल रेगुलेशन को एग्जीक्यूट करवाना, खदान में एग्जीक्यूट करवाना, मतलब मैनेजमेंट का पक्ष की ओर से काम करते हैं। मैनेजमेंट का जो मैनेजमेंट जो चाहती है उसको ये फुलफिल करते हैं, ठीक है। लेकिन वेलफेयर ऑफिसर एक ऐसा ऑफिसर होता है, ऐसा पद है जिसका काम होता है वर्कर के हित में काम करना। सबसे पहले तो वर्कर का हित में काम करना, वर्कर का भलाई के लिए काम करना। वेलफेयर ऑफिसर का काम क्या होता है? वर्कर का भलाई। जैसे उसको खाने के लिए जो कैंटीन मिला ठीक से अच्छा है कि नहीं, उसको रूम मिला है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर ठीक से मिल रहा है कि नहीं, ये सारी चीजें ना वेलफेयर ऑफिसर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मैं पहले ही बोल रहा हूं कि हम लोग रूल पढ़ रहे हैं, रूल में क्या है? सुविधा है। किसका सुविधा? वर्कर का सुविधा के बारे में बोला गया है। रेगुलेशन में खदान का कैसे चलेगा उसके बारे में बोला गया है। रूल में वर्कर का हित के बारे में बोला गया है। तो वर्कर का हित से रिलेटेड क्या है कि उसके बारे में हमको देखना पड़ेगा, कैंटीन, रेस्ट शेल्टर वगैरह सारा चीज व्यवस्था देखना पड़ेगा। तो वो सब देखने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी आती है? वेलफेयर ऑफिसर की आती है। उसका घर ठीक से मिला है कि नहीं, घर में रहने लायक घर कंडीशन है कि नहीं, तो ये सारा चीज कौन देखता है? वेलफेयर ऑफिसर। तो सबसे पहला, और इसका एक काम क्या होता है, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है, ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट हो रहा है तो उसको क्या करना? उसको दूर करना है। मैनेजमेंट और वर्कर के बीच किसी तरह का डिस्प्यूट नहीं होने देना है। तो सबसे पहले इसका ड्यूटी लिखो कि सबसे पहले ड्यूटी क्या करता है? टू स्टैब्लिश। हम लोग थोड़ा ज्यादा अब लिखने पे फोकस करेंगे, ठीक है। मोटा मोटी हम लोग बहुत कुछ समझ चुके, एग्जाम देके बहुत सारा दिमाग में आप लोगों को बात चला गया हुआ, ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे लिखने पर, ठीक है। टू स्टैब्लिश, क्या स्टैब्लिश करता है? दी, क्या स्टैब्लिश करता है? दी हार्मोनियस, हार्मोनियस, HAR, हार्मोनियस, पहले लिखो HARMONIOUS। हार्मोनियस मतलब मधुर। हार्मोनियस मतलब क्या होता है? एक तरफ तुम बोल सकते हो मधुर, मधुर, ठीक है, मधुर, ठीक है। हार्मोनियस रिलेशनशिप, रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करता है। रिलेशनशिप किसके बीच? बिटवीन व्हाट? किसके बीच? बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, बिटवीन मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉय, एंड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के बीच जो मेरा एम्प्लॉय है और जो मेरा वर्कर है, वर्कर कैटेगरी है, उनके बीच, ठीक है, उनके बीच क्या करता है? ये हार्मोनियस जो रिलेशन उसको स्टैब्लिश करने का काम करता है, उसी का नाम क्या? वेलफेयर ऑफिसर है। WO वेलफेयर ऑफिसर है। वो क्या करता है? वेलफेयर ऑफिसर वो रिलेशनशिप को कायम करता है। जैसे मैं एक बात बताता हूं, जैसे मान लो वर्कर को मैनेजमेंट से कोई बात को लेकर चिढ़ है। किस बात को लेकर चिढ़ है भाई वर्कर को? तो बोल रहा है कि सर मेरा क्वार्टर में 3 महीने से काम नहीं हो रहा है। तो वो जो काम नहीं हो रहा है, या काम फंसा हुआ है, रुका हुआ है, जो कुछ नहीं हो रहा, काम जो अटक रहा है, उस चीज के बारे में, वो जो चीज हो रही है ना, उस चीज के बारे में बाबू, उस चीज के बारे में, वो चीज अचानक भड़क के विस्फोट के रूप में ना हो जाए, वो कैसे कंट्रोल किया जाएगा? तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वेलफेयर ऑफिसर को दे देगा। भाई जो भी इस तरह का मैटर हो आप संभालिए, उसको आप देखिए। इसका काम क्या है? वर्कर को शांत करवाना और साथ ही साथ क्या करना? साथ ही साथ आपका मैनेजमेंट और उसके बीच ये करना। बाबू इसमें एक चीज याद रखना, अभी के डेट में ना वेलफेयर बोल के अलग से कोई पद नहीं होता है। जो पर्सनल डिपार्टमेंट होता है ना, वही वेलफेयर ऑफिसर का भी काम लगभग वो करते हैं, ठीक है। पर्सनल डिपार्टमेंट का काम, वेलफेयर का काम लगभग मिलता जुलता है, तो कुछ हद तक वही काम करते हैं। अब एक सवाल आता है कि वेलफेयर ऑफिसर कितना अपॉइंट करना है? वेलफेयर ऑफिसर रिक्वायर्ड, ऑफिसर, ठीक है, ऑफिसर रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड। तो वेलफेयर ऑफिसर रिक्वायर्ड कितना चाहिए, कितना रिक्वायर्ड, कितना जरूरत है? तो ये डिपेंड करता है वो माइंस के ऊपर। किस पे डिपेंड करता है? माइंस के ऊपर, माइंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो माइंस के ऊपर कैसे? तो 1 वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, कितना आदमी पे चाहिए? तो आपका 500 से 2500, कितना पे वो? 500 से 2500, ठीक है, एम्प्लॉय पे आपको कितना वेलफेयर रखना पड़ेगा? आपका जो वेलफेयर ऑफिसर होगा कितना रखना पड़ेगा? 500 से 2500 पे एक
वेलफेयर ऑफिसर आपको रखना पड़ेगा, एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए, ठीक है। 500 से 2500, ठीक है 500, ठीक है 500 से क्या होगा बाबू, 500 से 500 से 500 क्या है यार, रुको एक मिनट देखने दो, वही चीज मैं चेक करने के लिए खोला, माइन विद इन 500 और मोर पर्सन ऑर्डर, 500 टू, हाँ ठीक है 500 टू 2500 तक, ठीक है, ठीक है। ऑर्डिनरी एम्प्लॉय, कैसा एम्प्लॉय होना चाहिए, ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरीली एम्प्लॉय होना चाहिए। मैं एम्प्लॉय को एमपी लिख के छोड़ दे रहा हूं, तो कितना, एक वेलफेयर ऑफिसर चाहिए आपका 500 से 2500 तक, ठीक है। और एवरी 2000 और पार्ट, फॉर एवरी, देखो फॉर एवरी, ध्यान से लिखना, फॉर एवरी 2000 और पार्ट, 2000 और उसके पार्ट में वन वेलफेयर ऑफिसर इंक्रीज्ड 2000 या उसके पार्ट तक, एक या 2000 तक नंबर तक एक वेलफेयर ऑफिसर बढ़ेगा। इसका मतलब हो गया, इसका मतलब अगर तुम समझना चाहो तो मैं रोमन संख्या में 1 2 करके समझा देता हूं। इसका मतलब हो गया 500 से 2500 यानी 2500 तक एक वेलफेयर ऑफिसर चाहिए। 2 नंबर, अगर मेरा माइंस में 2500 एक एम्प्लॉय होता है से लेकर कितना तक, 2500 एक एम्प्लॉय से लेके टोटल 2000 बढ़ाओ तो कितना होगा, 4500 जाएगा, तब मेरा वेलफेयर ऑफिसर कितना चाहिए, 2 वेलफेयर ऑफिसर चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट अगर तुम निकालना चाहो तो तुम क्या बोल सकते हो, 4501 से लेके, ठीक है, टू कितना तक, 4501 से लेके 6500 तक कितना चाहिए आपका, 3 वेलफेयर ऑफिसर चाहिए। तो इस तरह से आप चाहो तो आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना नंबर पे कितना वेलफेयर ऑफिसर का जरूरत पड़ेगा, इस तरह से आप आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो मोटा मोटी ये हो गया वेलफेयर ऑफिसर के बारे में। वेलफेयर ऑफिसर के बारे में जो आप देख रहे हो डेटा, ये वेलफेयर ऑफिसर से रिलेटेड हो गया कि वेलफेयर ऑफिसर क्या करता है, वो किसी तरह का झगड़ा लड़ाई को क्या करता है, वो कंट्रोल करने का प्रयास करता है, कंट्रोल करता है, उसका ड्यूटी यही है। साथ ही साथ मैनेजमेंट के बीच और एम्प्लॉय के बीच जो रिलेशनशिप है, एक मधुर रिलेशनशिप बन पाए, हार्मोनियस रिलेशनशिप बन पाए, उसका कामना करता है। और कितना पे चाहिए, 500 से 2500 ऑर्डिनरी एम्प्लॉय पर एक वेलफेयर ऑफिसर रखना है मुझे, कितना रखना है, 500 से 2500 पर एक वेलफेयर ऑफिसर रखना है, ठीक है। मोटा मोटी समझ में आ गया आपको बात। अब हम लोग इस चीज को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और आगे बढ़ा के इसको आगे करते हैं। अब एक सवाल है कि अगर कोई वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है, यहां तक हो गया, तो कोई डाउट है किसी को समझने में कोई शिकायत है तो मुझे पूछ लो, मैं टॉपिक को मिटा के फिर आगे बढ़ाऊंगा। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बड़ा सिंपल चीज है ना, बहुत साधारण चीज है, मैं समझाया। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा स्क्रीन को थोड़ा साफ कर देता हूं, कैमरा का थोड़ा सा इश्यू हो रहा है कैमरा में, ठीक है ना, रुक जाओ बाबू, अरे यार, चलो थैंक यू, आप लोगों ने कहा कि सर मुझे समझ में आ गया, बहुत अच्छे। चलो अब 3 नंबर पॉइंट पे हम लोग लिखते हैं, ड्यूटी समझ में आ गया, हमको समझ में आ गया कितना आदमी पे वेलफेयर ऑफिसर का जरूरत पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर किसी को वेलफेयर ऑफिसर बनने का शौक है, ठीक है, तो उसको क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्वालिफिकेशन, ठीक है, ऑफ वेलफेयर ऑफिसर। तो अब एक बात जो नया बच्चा आया होगा ना, उनको लग रहा होगा ये सर कैसे पढ़ाते हैं, एक भी सर सवाल जवाब नहीं लिखाते, एमसीक्यू नहीं लिखवाते हैं, और सिर्फ क्या कर रहे हैं, नोट जैसा लिखा रहे हैं, इससे तो कुछ सीख नहीं पा रहे हैं। बहुत बच्चों को ऐसा फील हो रहा होगा। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग को पढ़ाने का जो टेक्निक्स और तरीका है ना, सबसे मतलब क्या बोलेंगे ना, बेस्ट है। क्योंकि देखो एक क्वेश्चंस को ना हम लोग चाहते तो लंबा खींच के ना इसी सिलेबस को 1.5 साल 2 साल तक खींच सकते थे, जो कि आपका समय बर्बाद है। इस तरह पॉइंट लिख रहे हो ना बाबू, एक एक पॉइंट में एक एक सवाल है और एक एक पॉइंट में आंसर है। अगर हर एक पॉइंट को तुम अच्छे से ध्यान से पढ़ते हो तो आपका जितना भी सवाल है ना उस चीज से रिलेटेड खत्म हो जाएगा। प्लस इतना सिस्टमेटिक ढंग से लिखा हुआ हर एक चीज कि आप एक बार पढ़ोगे आपको याद रहेगा, जो याद नहीं रहेगा उसको मैं अलग से फिर लिखवाता हूं। जैसे अभी क्या है, अभी जैसे मैंने बताया कि जिसमें आदमी का रिक्वायरमेंट है, किसमें ऑर्डिनरी एम्प्लॉय है, किसमें 1 डे में चाहिए, किसमें प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में चाहिए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसको मैं अलग से लिखवाऊंगा। उससे क्या होगा, आपको कभी भूल नहीं होगा। तो टारगेट यही है कि सबसे बेस्ट नोट्स बना के आपके पास हो जीवन में, ताकि आपका कोई फ्रेंड साथी अगर अभी से 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहा है तो उससे भी आप आगे बढ़ जाओ। और ऐसा हुआ है, आपको जानकर हैरत होगा, ईसीएल का जो एग्जाम हम लोग दिए, ईसीएल का जो एग्जाम होता है डियर स्टूडेंट, उसमें
कुछ बच्चे ऐसे थे जो मेरे पास केवल 3.5 से 4 महीना क्लास किए, 3.5 to 4 महीना क्लास किए और उसमें उसका रिजल्ट हो गया। ठीक है, उसमें रिजल्ट होगा, जबकि उसका फ्रेंड धनबाद में रूम लेके हॉस्टल में रह के वो 1.5 साल 2 साल से तैयारी कर रहा था, उसका नहीं हुआ। अब वो हैरत कर रहा है कि कैसे पॉसिबल है। ये पॉसिबल है डियर स्टूडेंट्स, अगर आप पूरी लगन और मेहनत के साथ 4 महीने खटते हो ना, तो रिजल्ट एकदम लिखा हुआ है। ये सब क्या है? ये सब तैयारी, प्रिपरेशन है। शार्पनेस तो आखिरी मूवमेंट में आती है, एग्जाम के समय शार्पनेस आती है, एग्जाम के समय। इसलिए मैं एक बात हमेशा बोलता हूं, इस क्लास में भी मैं बोल देता हूं, शायद ये इस क्लास में मैं पहली बार बोल रहा हूं, बाबू आप लोग याद रखना एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कभी खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि एग्जाम वैकेंसी नहीं मिला या वैकेंसी मिला, आप उसमें क्रैक नहीं कर पाए, ठीक है, और क्लास आपको मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, घबराना मत, आप मेरे पास आना। आपको कोई एडवांस चार्ज, एक्स्ट्रा पुराना महीना का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। आप जो भी स्टूडेंट मेरे पास कोर्स कंप्लीट करके जा रहे हो, ठीक है, हो सकता है उस समय रजिस्ट्रेशन फीस भी नहीं लगेगा, आपको कोई फी नहीं लगेगा। बस जिस महीना आप क्लास करना चाहोगे उस महीने का केवल मामूली सा फी जो लगेगा उस समय, वो पे करके आप पूरा क्लास अटेंड कर पाओगे। जैसे एग्जांपल देता हूं, मान लो अभी चल रहा है तुम्हारा नवंबर, अक्टूबर चल रहा है, दिसंबर में एग्जाम होने वाला है। बहुत बच्चों की इच्छा होगी सर 2 महीना क्लास करेंगे आपके पास, कोई दिक्कत नहीं बाबू, पूरा क्लास 4 महीना 5 महीने से होके रखा है, आपको पूरा परचेस करने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। और पूरा क्लास, जितना भी क्लास उस वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा ना, सब आपको मिलेगा, क्योंकि आप सब मेरे लिए पुराने स्टूडेंट हो, आप सब क्लास किए हो, ठीक है ना। तो इस बात को आप लोग याद रखना, कभी भी एग्जाम, जैसे खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि आप एग्जाम देने गए, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आप चूक गए, और फिर दोबारा एग्जाम देने का मौका मिला 6-7 महीने बाद, तो घबराना मत कि सर हम कहां पढ़ेंगे, कहां भागेंगे, टेंशन मत लेना, मेरे पास आना, हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। वो दुनिया का कोई टीचर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा और जितना बेस्ट प्रिपरेशन का लेवल होता मैं करवाऊंगा, क्योंकि मेरी शुरू से लेकर लास्ट तक स्ट्रेटेजी एक ही रहेगी, 1 बैच पॉलिसी। मुझे एक ही बैच पढ़ाना है, बस सारा टाइम एक ही बैच को दूंगा, तो उस समय भी मैं आपके लिए बड़ा अच्छा साबित होऊंगा। और उस समय का जो क्लास होता है केवल पुराने स्टूडेंट और जो क्लास के स्टूडेंट है उनके लिए अवेलेबल होता है। अब एक सवाल पे बात करते हैं हम लोग, वेलफेयर ऑफिसर। तो वेलफेयर ऑफिसर का क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, मतलब अब वो मेरा सुझाव आप लोगों को कैसा लगा, एक बार रिप्लाई दे दीजिए तो, ठीक है ना। चलिए, तो मेरे थैंक यू सो मच, मैं समझ गया कुछ बच्चों के रिप्लाई से कि मैं आप लोगों के लिए ठीक ठाक सोच पा रहा हूं, ठीक है ना। चलो, तो कोशिश करूंगा और जितना बेहतर हो पाए बाबू मैं उतना आप लोगों के लिए करूंगा, इसलिए घबराना मत कभी कि हाँ सर, एक बार आप जब मेरे से जुड़ गए ना भरोसा करके, तो मैं आपके साथ खड़ा हूं, ठीक है, हर मोड़ पे खड़ा हूं, ठीक है, टेंशन मत लेना। चलो, अब बाबू आप लोग को मैं क्या बता रहा हूं, देखो, अब मैं आप लोग समझा रहा हूं क्या कि वेलफेयर ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, किस तरह का क्वालिफिकेशन में ये होता है। क्योंकि देखो मैं देखा हूं ना, एक बैच में बच्चे क्या करते हैं ना, जैसे अभी कुछ है चैनल वगैरह वैसे है जो ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उनका कोर्स फी है मान लो 6,500 रुपए फी ले लिए वो, फिर नेक्स्ट बार तुम गए कि सर एग्जाम में मुझे तैयारी करना है, अच्छा तैयारी करना है, ठीक है, इसका फिर से 6,500 रुपए चार्ज दो, फिर से करो। इतना देने की जरूरत ही नहीं, मेरे पास जितना महीना पढ़ोगे बस उतना ही देना होगा। मान लो एक महीना क्लास के 700 600 700 बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, छोटा मोटा अमाउंट होता है 600-700, और उस समय अगर प्रॉब्लम हो तो उस समय मैं खड़ा हूं, उस समय कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना कि सर मेरा प्रॉब्लम है फीस को लेकर, मैं उस समय और आप लोग के लिए हमेशा हर तरह से हेल्प करूंगा, ठीक है, एकदम घबराना मत। चलो अब यहाँ पे देखो, तो क्या बोला है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वेलफेयर ऑफिसर का, तो बोल रहा है इसको होना चाहिए एक यूनिवर्सिटी डिग्री, ए नंबर, क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का एक डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का क्या होना चाहिए, एक डिग्री होना चाहिए उसके पास, पहला नंबर। बी नंबर, ठीक है, यूनिवर्सिटी का क्या होना चाहिए, उसके पास क्या होना, फिर से करो, इतना देने की जरूरत ही नहीं, मेरे पास जितना महीना पढ़ोगे बस उतना ही देना होगा। मान लो एक महीना क्लास के 700 600 700 बहुत बड़ा इशू नहीं होता है, छोटा मोटा अमाउंट होता है 600-700, और उस समय अगर प्रॉब्लम हो तो उस समय मैं खड़ा हूं, उस समय कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना कि सर मेरा प्रॉब्लम है फीस को लेकर, मैं उस समय और आप लोग के लिए हमेशा हर तरह से हेल्प करूंगा, ठीक है, एकदम घबराना मत। चलो अब यहाँ पे देखो, तो क्या बोला है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वेलफेयर ऑफिसर का, तो बोल रहा है इसको होना चाहिए एक यूनिवर्सिटी डिग्री, ए नंबर, क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी का एक डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, यूनिवर्सिटी का क्या होना चाहिए, एक डिग्री होना चाहिए उसके पास, पहला नंबर। बी नंबर,
ठीक है। यूनिवर्सिटी का क्या होना चाहिए, उसके पास क्या होना चाहिए भाई, यूनिवर्सिटी का डिग्री होना चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा देखता हूं, जितना इंपॉर्टेंट है ना बाबू उतना ही मैं लिखवाता हूं, ठीक है, बाकी चीजों को मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं। इसके अलावा या ये नहीं हुआ तो क्या होना चाहिए, बी, और, ठीक है। डिप्लोमा, डिप्लोमा, डिप्लोमा भी हो सकता है, और डिग्री, डिग्री भी चलेगा, ऑफ सोशल साइंस। किसमें होना चाहिए, सोशल साइंस में, जो सोशल, इन सोशल साइंस, माफ करना, इन सोशल साइंस। सोशल साइंस का आप नाम सुने हो, सामाजिक विज्ञान, ठीक है। सोशल साइंस में ना इनको क्या होना चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए, तो ये वेलफेयर ऑफिसर बन सकता है। तीसरा नंबर क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए इसके बाद, तो ये इसको डिग्री चाहिए तो ये बन सकता है। इसके अलावा अदर रिक्वायरमेंट, 4 नंबर लिख लो, अदर रिक्वायरमेंट, पॉइंट नंबर 4, ये तो हो गया 4 नंबर, अदर रिक्वायरमेंट। अदर, इसके अलावा और क्या क्या चाहिए, अदर रिक्वायरमेंट, और क्या क्या इनमें क्वालिटी होना चाहिए। तो चौथा नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है, ये तो डिग्री पढ़ाई लिखाई का बात हो गया। इसके अलावा क्या होना चाहिए, जिस डिस्ट्रिक्ट में वो बनेगा, ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज आना चाहिए, लैंग्वेज ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नोन, लैंग्वेज ऑफ डिस्ट्रिक्ट नोन। देखो इसका मतलब क्या है, मान लो तो हम लोग झारखंड के हैं, बिहार के हैं, बंगाल के, उड़ीसा के, माफ कर लो, मान लो बंगाल बिहार का है, ठीक है, और ये है, अब हम लोग को कहा उड़ीसा में दे दिया वेलफेयर ऑफिसर बना के। अब एक आदमी आया है, ठीक है, अपना उड़िया भाषा में हमको समझा रहा है बेचारा कि सर मेरा घर फूटा हुआ, ये वो कुछ भी बोला, हमको लगा कि क्या बोल रहा है यार, उसी का हाँ करके हम मिला दिया, हाँ करके, हाँ ठीक ठीक, तो समझ में तो नहीं आएगा ना। तो जो डिस्ट्रिक्ट में आपको स्पेशली जॉब दिया जा रहा है, उस डिस्ट्रिक्ट का जो लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, तब आप उससे कम्युनिकेट कर पाओ। क्योंकि वेलफेयर ऑफिसर का काम क्या है, वेलफेयर ऑफिसर का मेनली काम क्या होता है, क्या करना, रिलेशन बनाना, किसके बीच, मैनेजमेंट और वर्कर के बीच। तो आप जब वर्कर का बात समझोगे नहीं, वर्कर क्या बोल रहा है उसकी बातों को सुन ही नहीं पाओगे, तो कैसे रिलेशन बनाओगे, तो आप ही बन जाओगे झगड़ा का कारण। सब बोलेगा पहले इसको हटा, यही सबसे बड़ा मेन रीजन है, यही सबको पागल करके रखा है। तो सबसे पहले वो नॉलेज आपको होना चाहिए, ठीक है। लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज आना चाहिए, और इसके अलावा या, ठीक है, द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी, अदर लैंग्वेज एंड द लैंग्वेज, ठीक है, द लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी। बहुत बार ऐसा डिस्ट्रिक्ट भी है जिसमें डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज नहीं बोला जाता है। मैं समझा देता हूं, जैसे देखो, जैसे डियर स्टूडेंट्स मैं समझाता हूं, जैसे मैं बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं, ठीक है, हम बर्दवान में रखते हैं, बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, ठीक है, मेरा घर वेस्ट बंगाल का बर्दवान डिस्ट्रिक्ट में है। तो बर्दवान में डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज क्या है, बंगला है ना, बंगाली है। लेकिन जिस माइंस में हम ड्यूटी करते हैं वहां पे ज्यादातर लोग हिंदी में बात करते हैं, क्योंकि वहां पे जो भाषा, जिस जिस स्टेट से लोग काम करने आए हैं, वो अधिकतर लोग झारखंड के, बिहार के, अथवा यूपी के, छत्तीसगढ़ के। तो उसमें जो लोग काम करते हैं ना, यूपी बिहार वाले, सारे के सारे क्या है भाई, वो सारे के सारे हिंदी में बात करते हैं। तो वहां पे इंग्लिश वाला नहीं चलेगा, वहां पे क्या चलेगा, और लिखाएगा। तो वहां पे कौन सा लैंग्वेज चलेगा, वहां पे वैसा लैंग्वेज वहां पे वैसा लैंग्वेज चाहिए जो अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी, मतलब अधिकतर लोग बोलते और समझते, मतलब मेरी बातें जो है अधिकतर लोग बोल और समझ पाए, वैसा लैंग्वेज वहां चाहिए। ठीक है बाबू, तो ये सारी चीजें हैं, तो ये सारी बातें आप लोगों के पास रही। तो हम लोग क्या देखे क्वालिफिकेशन में, तो वेलफेयर ऑफिसर का क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, यूनिवर्सिटी का डिग्री उसको चाहिए होता है, और साथ ही साथ या उसके पास डिप्लोमा या डिग्री इन सोशल साइंस होना चाहिए, ठीक है। डिग्री या डिप्लोमा किस पर होना चाहिए, सोशल साइंस पे डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा और क्या होना चाहिए वेलफेयर ऑफिसर के पास, ठीक है, उसके अलावा उसको लैंग्वेज आना चाहिए। तो लैंग्वेज, कौन सा लैंग्वेज उसको आना चाहिए, तो डिस्ट्रिक्ट का लैंग्वेज पता होना चाहिए, या फिर उस डिस्ट्रिक्ट में, उस माइंस में बोला जाने वाला, अधिकतर लोगों द्वारा समझा जाने वाला लैंग्वेज उसको पता होना चाहिए, ताकि अधिक लोगों से वो कम्युनिकेट कर पाए, सुविधा पूर्वक उनकी बातों को सुन पाए, समझ पाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनके पास होना चाहिए, ठीक है। अब एक सवाल आता है, ठीक है, अब क्या उतना लैंग्वेज जानने से क्या उसको हो जाएगा, क्या उसके पास बिना किसी एक्सपीरियंस का उसको हम लोग बना देंगे वेलफेयर ऑफिसर, क्या ये उचित होगा, तो नहीं, उसको एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, बच्चा इस आदमी पहुंच जाएगा, हम वेलफेयर ऑफिसर है, उसको तो 4 गो नेता आके डांट के चला जाएगा,
चार वो नेता क्या समझाएगा, नेता ही उसको समझा के चला जाएगा, हाँ हाँ बाबू हम सब समझ रहे हैं। तो उसको ऐसा, उसके पास क्या होना चाहिए, एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, इसके साथ क्या चाहिए उसको, एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस कितना रिक्वायरमेंट, उस पर बात करते हैं, 5वां नंबर पॉइंट, एक्सपीरियंस। ठीक है, एक्सपीरियंस। तो देखो ये कोई पद तो नहीं है कि अंडरग्राउंड का एक्सपीरियंस चाहिए, ये कोई सरदार ओवरमैन सेकंड क्लास मैनेजर मैनेजर का तो नहीं है ना भाई, एक ऐसा पद है, ठीक है, ठीक है, वो ऐसा पद है जिसमें प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो इसको कितना एक्सपीरियंस चाहिए, एटलीस्ट, कम से कम एटलीस्ट 3 ईयर, 3 साल का चाहिए, क्या 3 ईयर, ठीक है, हैंडलिंग द लेबर प्रॉब्लम, इसको कैसा एक्सपीरियंस चाहिए, हैंडलिंग द 3 ईयर का चाहिए एटलीस्ट, किस तरह का एक्सपीरियंस होना चाहिए भाई, 3 साल का लेबर प्रॉब्लम को हैंडलिंग करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, किस तरह का चाहिए, 3 साल का लेबर प्रॉब्लम को हैंडलिंग कर पाए, इस तरह का एक्सपीरियंस इसके पास होना चाहिए। ठीक है, 3 साल का, ठीक है, लेबर प्रॉब्लम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मैं लिख दे रहा हूं यहां पे लेबर, ठीक है, हैंडलिंग, हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इस तरह का एक्सपीरियंस अगर उसके पास होता है, ठीक है, ठीक है, इन इंडस्ट्री, अच्छा इन इंडस्ट्री लिखना जरूरी है, इंडस्ट्री, मतलब ऐसा नहीं गांव देहात में कर रहा, नहीं इंडस्ट्री में, तो वो किसके लिए लायक है, वो तब वो किसके लायक है, वो वेलफेयर ऑफिसर के लायक है, तो उसको हम लोग एज ए वेलफेयर ऑफिसर के रूप में काम के ऊपर हम लोग रख सकते हैं। ठीक है, मोटा मोटी यही बात है। बात में देखो बहुत सारा चीज तो रहता है, लेकिन उतना सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना वो सब हम लिखवा दिए लगभग लगभग, पढ़ने का तो तुम पढ़ सकते, वेलफेयर ऑफिसर तुम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इसको वेलफेयर ऑफिसर को लेबर ऑफिसर भी बोलते हैं, ठीक है, लेबर ऑफिसर इसी को बोलते हैं, वेलफेयर और लेबर ऑफिसर तुम लिख लो, लेबर ऑफिसर, ठीक है, स्लैश लेबर ऑफिसर, ठीक है। तो मोटा मोटी सारा पॉइंट था वो, इतना सारा पॉइंट था मोटा मोटी। देखिए हम लोग तीसरा नंबर में क्या क्वालिफिकेशन क्या चाहिए वेलफेयर ऑफिसर का, तो यूनिवर्सिटी डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ डिप्लोमा अगर है वो तो डिग्री और इन सोशल साइंस होना चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट क्या है, लैंग्वेज, ठीक है, ऑफ डिस्ट्रिक्ट आना चाहिए उसको, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, या लैंग्वेज अंडरस्टूड बाय द मेजोरिटी, जो आदमी समझते ज्यादा लोग वो होना चाहिए, और 3 साल का लेबर प्रॉब्लम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब 3 साल का एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए। ठीक है, टेन्योर नहीं होगा यार इसका, ये तो परमानेंट पोस्ट है ना, टेन्योर क्यों होगा, वेलफेयर ऑफिसर में टेन्योर क्यों आएगा, परमानेंट पोस्ट होता है। हाँ, न्यूज़पेपर में देना होता है। मोर देन और 100 और मोर देन में क्या अंतर है, दीपक सिंह वेरी गुड। मोर देन 100 और 100 और मोर देन पे क्या अंतर है, हम लोग क्लास के एंड में लेते हैं इस पॉइंट को, ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, क्लास के एंड में लेते हैं, जो जिन बच्चों को मोर देन, लेस देन, मोर देन 100, लेस देन 100 में क्या अंतर समझ में नहीं आता है, हम लोग आज के क्लास के आखिर में इस पॉइंट को रखेंगे। जितना तरह का बात होता है हर एक बात को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैथमेटिकल तरीके से मैं समझा दूंगा कि क्या होता है, डिफरेंस क्या है दोनों में, मतलब बीजीएमएस ना क्या सोच के बनाया है, कंसेप्ट क्या है। ठीक है, चलो तो मोटा मोटी हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं, चलो मिटा देता हूं। वो बस मोटा मेरे हिसाब से इतना नॉलेज इनफ है वेलफेयर ऑफिसर से रिलेटेड। ठीक है, इतना नॉलेज इनफ होता है वेलफेयर ऑफिसर से रिलेटेड, इससे ज्यादा कुछ मायने रखता नहीं। अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कुछ और टॉपिक, जो मुझे आज का पढ़ाना टॉपिक इंपॉर्टेंट है, मैं उस पर बात करता हूं। ठीक है, तो देखिए तो क्या कर रहा हूं, ठीक है। हम लोग अब बात करते हैं क्या, हम लोग अब बात करते हैं यूरिनल और लेटरिन से रिलेटेड, जो वॉशरूम होता है, वॉशरूम से रिलेटेड क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या नियम है, माइंस में किस जगह पे
लेटरिन यूरिनल का व्यवस्था करना होगा, किस जगह पे वॉशरूम का व्यवस्था करना होगा, ताकि 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 आदमी जो काम करने के लिए आए उसको किसी तरह का कोई असुविधा ना हो। ठीक है, तो इस चीज पे भी थोड़ा एक चर्चा, एक पॉइंट है, थोड़ा छूट रहा है। बहुत चीज हम लोग पढ़ के पास कर ले, कैंटीन हो गया, शेल्टर हो गया, रेस्ट शेल्टर हो गया, तो हमको लगता है कि इस टॉपिक जो एक छोटा सा पार्ट छूटा हुआ है 2-4 मिनट का, इसको हमको पढ़ लेना चाहिए, कंप्लीट कर देना चाहिए, ताकि ज्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, तो हम लोग अब एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिस टॉपिक का नाम क्या है, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेटरिन और यूरिनल से रिलेटेड। हेडिंग दो, लेटरिन एंड यूरिनल। लेटरिन और यूरिनल मतलब, यूरिनल मतलब पेशाब घर, ठीक है, वॉशरूम जिसको बोलते हैं, पेशाब घर, उसके बारे में, और लेटरिन रूम के बारे में बोला जा रहा है, कहां कैसा होना चाहिए, वॉशरूम के बारे में बोला जा रहा है, और यूरिनल के बारे में बोला जा रहा है, क्या क्या प्रावधान है माइंस में, कहां कहां बनाना है, किस किस तरह बेसिस पे बनाएंगे, इसके बारे में। सर डे वाला क्या प्रोविजन पीरियड क्या है? सर डे वाला लिखा हुआ दीजिए, प्रोविजनरी पीरियड 30 डेज जो लिखा वो प्रोबेशनरी पीरियड जो बोल रहे वो कितना नंबर पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं यार? हमको नहीं लगा वो इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं लिखवाया मैंने, नोट्स पहले से बना हुआ था ना। कौन डेवलप, कितना नंबर पॉइंट बोल सकते हो? 3, 4 और 5 पॉइंट सर, 3, 4 और 5, एक मिनट को, 3, 4 और 5, अच्छा 3 में दिया हुआ है, 4 में रिटर्न नोटिस ऑफ द परमिट, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इस पॉइंट के लिए उतना मायने नहीं रखता। ठीक है, ठीक है, इस पॉइंट के लिए उतना मायने रखता। इसमें बोल रहा ना कि वेयर एनी रीजन द टेम्पररी एब्सेंस द इलनेस ऑफ एनी अदर सिमिलर welfare officer to unable to perform his duty, the owner agent manager shall authorize in writing the whom to consider the competent to act in his place, provided that no such authority shall have the effect for a period in excess of 30 days except the previous। देखो मतलब बोला जा रहा है, हाँ मैं समझ गया, 52 का 3 नंबर बोल रहे, 4 नंबर बोल रहे, 5 नंबर बोल रहे हो, ठीक है। देखो उसे बोला ही जा रहा है कि अगर वेलफेयर ऑफिसर किसी कारण से बीमार हो गया, ठीक है, या फिर कोई लंबा समय के लिए काम नहीं कर पा रहे, छुट्टी में ये है, तो कभी भी उसके पद को खाली नहीं छोड़ सकते। जैसे देखो माइंस में मैनेजर का पद कभी खाली होता नहीं होता, मैनेजर की जगह किसी को अपॉइंट करना होता है, मैनेजर अपना चार्ज देके जाता है। उसी तरह वेलफेयर ऑफिसर का अगर किसी का पद खाली हो गया ना, वेलफेयर अगर इल हो गया, बीमार हो गया, छुट्टी में गया, तो उसके पद को हमको किसी को उसके जगह पे बैठाना होगा। लेकिन इस तरह जो तुम किसी को बैठा के रखो, मैक्सिमम 30 दिन तक बैठा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। और ये बैठाने का काम कौन करेगा? मैनेजर, ओनर, एजेंट मैनेजर द्वारा किया जा सकता है। और ये कितना? मैक्सिमम 30 दिन के लिए हो सकता है। और अगर 30 दिन से ज्यादा रखना है तो आपको इंस्पेक्टर या चीफ इंस्पेक्टर से कंसल्ट कर लेना, बता देना कि सर मैं ऐसा कर रहा हूं। 30 दिन से अगर ज्यादा होता है तो जैसे तो समझ में आ रहा है बेसिकली क्या है कंसेप्ट, बस वही है, बेसिक है, उतना मायने नहीं रखता ये पॉइंट कि बीमार होगा तो क्या होगा। एक सरदार ओवरमैन के लिए ना वेलफेयर ऑफिसर जानना ही बहुत बड़ा बात। वर्कमैन इंस्पेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट, नो डाउट। वेलफेयर ऑफिसर ना एक तरह से तुम बोल सकते हो ना, ये जो है अगर तुम सेकंड क्लास का एग्जाम देते ना तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता, फर्स्ट क्लास में भी इंपॉर्टेंट बन जाता, ठीक है ना। लेकिन हमको नहीं लगता कि ये माइनिंग सरदार के लिए इंपॉर्टेंट है, फिर भी तुम लोग पूछे तो मैं बता दिया। इसमें यह बोला जा रहा है कि 30 दिन से अगर ज्यादा दिन के लिए अगर कोई व्यक्ति ज्यादा, अगर जैसे देखो कोई भी आदमी कभी भी उस पोस्ट को खाली नहीं छोड़ेंगे, उसकी जगह किसी को बैठाना है। मैक्सिमम कितना दिन तक? 30 दिन तक। अगर 30 दिन से ज्यादा हो रहा तो कंसल्ट करना पड़ेगा, चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को बता देना पड़ेगा। चलो अब हम लोग बात करते हैं यूरिनल से रिलेटेड और लेटरिन से रिलेटेड। बाकी पॉइंट पढ़ना बेसिक है, समझ में आ जाएगा, बहुत टफ नहीं है और बहुत सिंपल है, जरूरत भी नहीं है। नहीं समझ में आए, सिंपल है, जरूरत ही नहीं है, सिंपल बात है, जरूरत ही नहीं। कुछ पॉइंट को अवॉइड मैं कर रहा हूं, नहीं पढ़ोगे कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूटेगा, ठीक है ना। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो क्या है लेटरिन और यूरिनल? तो लेटरिन क्या होता है, यूरिनल क्या होता है, उससे रिलेटेड क्या है, सारी बातों को हम लोग जानेंगे, पढ़ेंगे क्या होता नहीं होता। देखो तो लेटरिन और यूरिनल का व्यवस्था क्या करना, खदान में करना होगा। क्यों? क्योंकि जो वर्कर काम करने आ रहे हैं, अगर उनको लेटरिन या यूरिनल का प्रॉब्लम होता है तो कहां पर जाएंगे, किधर जाएंगे वो? अब मान लो एक माइंस है जो एक लोकल एरिया में बसता है, चारों तरफ क्या गांव देहात का एरिया है, गांव का एरिया है, चारों तरफ घर बना हुआ, तो व्यक्ति कहां जाएगा? तो इसलिए माइंस के अंदर ही लेटरिन का, यूरिनल का व्यवस्था करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब सवाल आता है क्या सर यूरिनल और लेटरिन क्या व्यवस्था करेंगे सिर्फ, और कुछ उसके साथ नहीं है? बिल्कुल उसके साथ
अगर महिला अगर है तो महिला के लिए अलग बनाना पड़ेगा, पुरुष है तो पुरुष के लिए अलग बनाना पड़ेगा। सारा चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे क्या होता नहीं होता, इससे रिलेटेड एक एक बात को हम लोग क्लियर करेंगे। जो मोटा मोटी जरूरत वाला पॉइंट होगा उसी पॉइंट पे हम लोग स्पेशली चर्चा करेंगे और उसी पॉइंट को करने का प्रयास करेंगे कि जिससे हम लोगों का मतलब काम बन जाए, मतलब जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्टडी हम लोग कर पाए, जो रिक्वायरमेंट है उस पार्ट को करेंगे। ठीक है, हम लोग उससे रिलेटेड क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलो ठीक है, तो सबसे पहला बात है कि सबसे पहला बात है क्या कि प्रोविजन, जरूरत कितना पर है, जरूरत है ना, प्रोविजन एक नंबर पॉइंट। अच्छा देखना बाबू, ठीक है, ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आप यहाँ पे विचलित हो सकते हो, इसलिए ध्यान देखो। प्रोविजन, प्रोविजन मतलब जरूरत, किस कितना आदमी पर जरूरत है, कितना आदमी पे बनाना है। ठीक है, पहला बात ये समझ में है। अब सवाल ये आता है कि लेटरिन बनाएंगे, अब मान लो एक आदमी है जो अंडरग्राउंड में काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको लेटरिन का जरूरत पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। और एक आदमी सरफेस पे काम कर रहा है तो उसको जरूरत पड़ेगा। तो तुम बोलोगे सर अंडरग्राउंड वाला आदमी को सरफेस पे बुला लेंगे, इज इट पॉसिबल कि अंडरग्राउंड में आदमी फेस में काम कर रहा है वो जाकर सरफेस में जाएगा फिर नीचे आएगा? कभी पॉसिबल नहीं है। तो हमको यहाँ पे दोनों व्यवस्था करना पड़ेगा। ए नंबर, अंडरग्राउंड के लिए अलग होगा, ठीक है, तो पहले हम लिखते सरफेस, अंडरग्राउंड वाला बाद में करते, ठीक है, सरफेस के लिए अलग व्यवस्था करना होगा और बी नंबर अंडरग्राउंड के लिए अलग व्यवस्था करना पड़ेगा। पहले ये तुम अपना दिमाग में बैठाओ कि अंडरग्राउंड अलग होगा, सरफेस अलग, दो कैटेगरी में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, कहां कहां पढ़ेंगे? अंडरग्राउंड के बारे में पढ़ेंगे, सरफेस के बारे में पढ़ेंगे। सरफेस मतलब जो केवल सरफेस का व्यक्ति को सर्विस देगा उसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कितना आदमी पे चाहिए। ठीक है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पे आप लिखते हैं एक नंबर पे, वन सीट। सीट मतलब एक वॉशरूम। ठीक है, एक वॉशरूम का मैं बात कर रहा हूं। सीट का मतलब क्या? वॉशरूम या लेटरिन रूम, जो बोलना बोलो। वन सीट फॉर कितना? फॉर एवरी 50 और पार्ट, फॉर एवरी 50 और पार्ट ऑफ एम्प्लॉय। देखो ध्यान से, तुम बोलोगे सर 50 आदमी पे देना, नहीं गधा, यहां पार्ट भी लिखा हुआ है। देखो पार्ट ऑफ एम्प्लॉय मतलब एक आदमी हो तो भी बनाओ, जब पार्ट लिख दिया ना तो एक आदमी हो, दो आदमी हो,